ये जब्र भी देखी है तारीख की नज़रों से, ये जब्र भी देखी है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। बहुत सटीक बैठता है भारतीय परिवेश में। 1947 को इस देश को भारत आज अंग्रेज अपनी गुलामी से मुक्त कर गए। भले ही देश का उन्होंने 2 टुकड़ों में विभाजन कर दिया। ये देश एक तरफ भारत रहा, एक तरफ पाकिस्तान रहा। भारत में क्या कमी रही? आज 76 साल हो गए देश को अपनी भाषा नहीं मिली, अपनी भारतीय भाषाएं नहीं है। वही अंग्रेजी जिसकी गुलामी की जंजीरों में भारत ने दम तोड़ा, 2 शताब्दियों की गुलामी झेली, लाखों भारतीयों का जिन्होंने कत्लेआम किया, उन अंग्रेज़ों की भाषा अंग्रेजी की हम आज भी दास्तां झेल रहे हैं। हम भारतीय भाषाओं में सर्वोच्च न्यायालय में न्याय नहीं पा सकते हैं। हम भारतीय भाषाओं में बिना अंग्रेजी के इस देश में सरकारी नौकरियों में रोजगार नहीं पा सकते हैं। इस देश में सर्वोच्च पद, सिविल सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा हो या डॉग स्क्वाड हो, वहाँ कुत्ता घुमाने की नौकरी भी बिना अंग्रेजी के नहीं पाई जा सकती। ये हालत हो गई। सम्मान तो बहुत दूर की बात है। अभी इसी हाल में अभी भारत में 9-10 तारीख को जो विश्व के अग्रणी देशों का 20 देशों का ग्रुप, 20 देशों का एक जो सबसे शक्तिशाली संगठन है विश्व का, संयुक्त राष्ट्र के बाद, उसे कहते हैं G20। उस देशों की अध्यक्षता भारत कर रहा था। वो तो देश के शासक वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय भाषा और भारतीय संस्कृति से प्रेम था। उन्होंने वहाँ पर जैसे ही देश का नाम भारत रखा, अंग्रेजी में लिखा था पर भारत लिखा, और जो आमंत्रण राष्ट्रपति की तरफ से विभिन्न देशों के शासनाध्यक्ष, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति से लेकर जर्मन के चांसलर से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से लेकर जापान के प्रधानमंत्री, चीन के प्रधानमंत्री, अनेक देशों के, यूरोपीय देशों और अफ्रीकीय देशों के साथ साथ रूस के विदेश मंत्री सहित कई गणमान्य लोग, अरब देशों, सऊदी अरब, ये तमाम शासनाध्यक्ष यहाँ पहुँचे हुए थे। और उनके सम्मुख जब देश का नाम भारत रखा गया, अपना नाम 76 साल लग गए। हालांकि वो संविधान में अभी संशोधन नहीं हो रहा। ऐसी आशा की जा रही है भारत सरकार, मोदी सरकार खासकर इस काम को अभी 18 तारीख सितंबर के बाद जो वो हो रहा है संसद का विशेष सत्र, उसमें 5 दिवसीय विशेष सत्र हो रहा है, उसमें इस मामले को रखेंगे, इसका समाधान करेंगे, ऐसी आशा। परंतु फिर भी एक उस दिशा में लोगों की चेतना को जागृत करें। उस समय भी कितना विरोध हो रहा है कि इंडिया का मोह, कि गुलामी की दास्तां के ऐसे कुतर्क दिए जा रहे हैं कि अंग्रेज़ों नहीं, ये तो सिंधु घाटी की सभ्यता से वो सिंधु नहीं बोलते तो ह बोलते थे, इस ढंग से वो आ गया। अंग्रेज़ों से का कोई लेना देने नहीं, अंग्रेज़ों ने दिया, इंडिया शब्द भी अच्छा है। अरे भैया, विदेशों का दिया हुआ गुलामी का दास्तां का एक भी प्रतीक अमेरिका के देख लो। अमेरिका क्यों नहीं है राष्ट्रमंडल देशों में, कॉमनवेल्थ देशों में, क्योंकि उससे गुलामी की बुआ थी है, वो नहीं रहा। स्वाभिमानी देश है, महाशक्ति है, संसार को अपने हिसाब से चलाना चाहता। और भारत कॉमनवेल्थ का भी मेंबर रहेगा। भारत भाग्य विधाता के गीत गाएगा।
कैसे गाएगा? उस गुलामी की हमें गर्व होता है कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रहते हुए 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा था कि उनकी सरकार इस देश से गुलामी के प्रतीकों को मिटाया। उन्होंने भारत में बनाए हुए नई संसद बनाई, नई संसद भी बना दी। भारत का नाम, चाहे वो किसी भी कारण हो, राजनीतिक व्यवस्था हो या कोई और मजबूरी हो, परंतु श्रेय का भागी भी विधाता हर किसी को नहीं बनाता है। मोदी जी को उन्होंने बनाया, उन्होंने ये प्रयास किया, हमें आशा है कि वो ये करेंगे। तो जैसे ही इंडिया नाम को हटाकर भारत का प्राचीन गौरवशाली नाम दिया, तो जो गुलामी की दास्तान में ही रच बस गए, उन्हें पच नहीं रहा है। वो कह रहे हैं कि इंडिया नाम क्यों मिटाया, अंग्रेजों की दास्तान, राष्ट्रपति भवन पे भी मत रहो, इधर मत रहो, उधर। अरे ये कह रहे संसाधन हमारे हैं, अंग्रेजों ने लूट कर पूरे इंग्लैंड का वैभवशाली बनाया, हम अपने माल अंग्रेजों का थोड़ी था ये देश, अंग्रेजों का दिया हुआ आत्मसात करें। हम गलत चीज़ को क्यों करें? हम अपने स्वाभिमान को जाएंगे। संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जो अपना नाम मिटा रहा था भारत के अलावा। यहाँ के तमाम दूतावासों से लेकर उच्चायोगों में भारत का नाम कोई नहीं जानता था। मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी को, जो उन्होंने, हम उनके दर के आगे सालों साल संघर्ष करते रहे, उनके पुलिस का दमन हमने सहा, परंतु एक अच्छा कार्य किया तो उसकी सराहना होनी चाहिए। भले ही उन्होंने दमन किया, लोकतंत्र में आवाज़ उठाने वालों को, जनहित की आवाज़ उठाने वालों का दमन उचित नहीं था, परंतु उसके बावजूद ये कार्य, सही कार्य को, राष्ट्रहित के कार्यों को सराहना करना देश के स्वस्थ नागरिक का पहला कर्तव्य होता है। तो हमने उसकी सराहना की, क्योंकि इस प्रकार के गुलामी के दन को झेलने और उसे आत्मसात करने वाले जो महारानी के सम्मान में वहाँ किस प्रकार के कसीदे पढ़ रहे थे, इससे पहले पूर्व की सरकारें विदेशी विश्वविद्यालय में जाकर किस प्रकार की बात कर रहे थे कि हम किस प्रकार के दीनहीन थे। अगर हम दीनहीन थे, अशिक्षित थे, तो भारत में क्या करने आते थे अंग्रेज? लूटने क्यों आए? वो तो लुटेरे थे, समुद्री लुटेरे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों आई भारत में? इसलिए आई, ये समृद्ध था, सोने की चिड़िया था, इसलिए यूरोप से लेकर, चंगेज से लेकर जितने में तुर्क थे वो भारत को लूटने आए थे। ये सोने की चिड़िया था, विश्वगुरु था ज्ञान विज्ञान में। हमारे इसमें ज्ञान का असीम भंडार, इतने विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों को जलाने का काम किस प्रकार के आतताइयों ने किया। उन आतताइयों को इतिहास में गौरवशाली स्थान देने वाले लोग कभी भारतीय संस्कृति और भारत के हो नहीं सकते थे। मैं बधाई देना चाहता हूँ इस प्रकार के गुलामी के प्रतीकों को मिटाना और आक्रांताओं को सम्मान देने वाली चीज को इस देश से मिटाना सरकार का पहला दायित्व था। अब ये जो हमने कहा था कि ये लम्हों की कथा, लम्हों की कथा क्या थी कि अगर 1947 के समय ही देश की सरकार ये निश्चित कर देती, डंके की चोट पर, शासन कभी ढुलमुल नीति से नहीं चलता है, जिस प्रकार से कमाल पाशा ने टर्की में किया टर्की भाषा के लिए, जिस प्रकार से इसराइल ने हिब्रू भाषा के लिए किया, तत्काल निर्णय लेने पड़ते हैं। और उस तत्काल निर्णय लेने के 15 साल तक कलंक को ढोएंगे। 1949 में ये निर्णय किया कि राजभाषा तो हिंदी होगी, पर उसकी सहायक के रूप में 15 साल तक, 50 साल 65 तक जो होगी, अंग्रेजी भी राजभाषा के रूप में कार्य होगा। उसके बाद देखा तो जो भैया अगर उस समय अगर ये कर जाता, विभाजन की दंशिका के साथ
इस प्रकार के असामाजिक तत्वों का भी सफाया किया जाता, उस समय उनको भी दमन कर दिया जाता जो भारत की संस्कृति, भारत की भाषा, भारत के उसमें। और जो 1953 में ये किया गया कि राजभाषा ये हिंदी दिवस के रूप में, वो भी नहीं। हिंदी दिवस क्या होता है? पूरे भारतीय दिवस होना चाहिए था। गलत शब्दों का चयन किया गया। हिंदी दिवस क्या होता था? भारतीय भाषा थी, भारतीय भाषा दिवस मनाते, गुलामी से मुक्ति का दिवस मनाते, 15 अगस्त मना रहे थे। इस प्रकार से भाषाई संघर्ष नहीं बढ़ाना चाहिए था। और ये कहना चाहिए था जो हम कह रहे हैं आज भी भारतीय भाषा आंदोलन के रूप में हम 2013 से राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पे निरंतर धरना दे रहे थे। सरकारी दमन में मोदी सरकार के कार्यकाल में वहाँ से उठा के कहीं कुछ, कभी कुछ प्रधानमंत्री कार्यालय में भी हमने किया। कोरोना काल के बाद निरंतर अभी भी हम प्रतिदिन प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं देश में अंग्रेजी की अनिवार्यता हटाई जाए, भारत में शिक्षा, देश का नाम भारत किया जाए। वो करने की दिशा में सरकार कदम उठा रही है। और जो ममता बनर्जी कह रही है कि आधिकारिक रूप से संविधान में संशोधन करके संसद में ये पारित करके ये विधिवत कर रहे, तो वो हमें स्वीकार है। तो संविधान में संशोधन करके ये कर देना चाहिए। और हमारी मोदी सरकार से अनुरोध है कि वो तत्काल इसी विशेष सत्र में इस विधेयक को पारित करे, देश के माथे पे लगे हुए इस कलंक को मिटाने का काम करे। और इसके साथ ही अब बहुत विकट समस्या हो गई, जो 15 साल के लिए अंग्रेजी को यहाँ देश के माथे पे कलंक लगाने के रख दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु में हिंदी भाषा का विरोध हो गया। हिंदी भाषा का विरोध सबसे पहले 1937 में यह बड़ी प्रखरता से किया गया। तब किया गया जब हिंदी को वहाँ अनिवार्य कर दिया गया था। गुलामी के शासनकाल में, महारानी के शासनकाल में, तो वहाँ पे कांग्रेस और द्रमुक ये जो अन्य ये हिंदी विरोधी आंदोलन वहाँ पे चला। द्रमुक की स्थापना कब हुई ये तो बाद की बात है, पर वहाँ पे ये ब्राह्मण विरोध के नाम पे जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 1833 में ईसाई मिशनरियों ने यहाँ पे धर्मांतरण करने के लिए जो घुसपैठ की, और वहाँ पे तमाम साहित्य और परिचय जो सनातन धर्म के खिलाफ निकाला, ये ब्राह्मणों के खिलाफ निकाला। उन्हें मालूम था कि ब्राह्मण ही यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, तो उनके खिलाफ निकाला। वहाँ पे मद्रास 1852 में मद्रास जो राज्य था, वहाँ 1185 मिशनरी के विद्यालय थे, और वो सारे इसी काम में लगे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने से लेकर तमाम वो चीज़ें उनको खुली छूट हुई थी, और उन्होंने जिस प्रकार से धर्मांतरण के लिए और ये ब्राह्मण के खिलाफ इस प्रकार का जहरीला साहित्य से लेकर ये संस्कृत और हिंदी इत्यादि का बहिष्कार कर लेकर सनातन धर्म का बहिष्कार का जो एक अभियान चलाया था, तो 1852 में ही 1185 स्कूल थे, जबकि उस समय मुंबई और बंगाल में केवल 472 ही स्कूल थे। तो ये देखा जाता है कि किस प्रकार से उन्हें तमिलनाडु में के लोगों के मन में जहर भर दिया था। उसी के कारण क्या हुआ, 1937 में भी जैसे ही हिंदी वहाँ पे रखी गई, तो उसका
विरोध प्रखरता से किया गया, प्रखरता से विरोध किया गया, तो सरकार ने उसको वापस लेना पड़ा। उसके बाद 1963 में जो आधिकारिक भाषा अधिनियम में संशोधन किया था उससे भी संतुष्ट नहीं रहे, और 1965 में जब 15 साल पूरे हो रहे थे, हिंदी को भारत सरकार की आधिकारिक भाषा बनाना था, एकमात्र अंग्रेजी को हटाना था, तो वहाँ दक्षिण भारत में तमिलनाडु में खासकर बहुत बड़ा आंदोलन हिंदी विरोध में हो। जबकि ऐसा भी रहा, तमिल साहित्य से संस्कृत और के शब्दों को ही हटाने का काम किया। इतनी घृणा उनके अंदर ईसाई मिशनरियों ने भर दी थी, और उस भरने के कारण क्या हुआ, तो उन्होंने वहाँ पे 70 लोग मारे गए। 1965 में दंगे हुए, छात्र पढ़ना चाहते थे पर राजनीतिक लोग ये स्कूल में नहीं करना, ऐसा ही काम। उसके बाद 1967 में, जब 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि हिंदी को तब तक नहीं आधिकारिक भाषा, एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाई जाएगी, अंग्रेजी को जारी रखा जाएगा जब तक ये विरोध न करे। उसके बाद 1967 में इंदिरा गांधी ने ये एक संशोधन कराया, ये आश्वासन दिया। तो उसके बावजूद भी इतने संवेदनशील कि कस्तूरी रंगन की कमेटी ने त्रिभाषा फार्मूला में ये कहा था कि भारतीय गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय भाषा पढ़ें, एक अंग्रेजी पढ़ें और एक हिंदी को पढ़ें। उसका ही इतना प्रबल विरोध हुआ 1986 में, जब नवोदय स्कूल खोले गए राजीव गांधी की सरकार के समय। उस समय भी विरोध कि हिंदी को हम पढ़ेंगे ही नहीं, सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा रही है। हालत ये है, डर के मारे नवोदय स्कूल वहाँ हैं, उस समय तक तो नहीं थे। जब उसके बाद ये स्थिति हुई, प्राइवेट जो स्कूल है उसमें ऐच्छिक भाषा के तौर पे हिंदी या अन्य भाषा पढ़ते हैं छात्र, पर लेकिन राजनीतिक रूप से इतनी घृणा भरी है जो आज सामने आ रही है कि स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जो वहाँ पे मंत्री भी हैं स्टालिन सरकार में, जो करुणानिधि के पोते हैं, उन्होंने कहा कि सनातन का विरोध नहीं, उसको तो समूल नाश करना चाहिए। ये डेंगू की और मलेरिया की जैसी बीमारी है। दूसरा मंत्री कहता है ये एड्स से पर है। तीसरा कहता है कि जो इंडिया गठबंधन विपक्षी दलों का मोदी सरकार को हटाने के लिए बना है, उसका मूल सहमति ही ये है कि सनातन का समूल नाश करने के लिए। इस प्रकार की बातें ये है। ये जहर किसने भरा? ये जहर भरा उन मिशनरियों ने जो यहाँ पर अपने धर्मांतरण करके राष्ट्रांतरण करने के षड्यंत्र में लगी है। ये तो एक छोटे मिशनरियों का है। ऐसे ही बड़े ढंग से कोई ये कह रहा है कि हंस के लिया पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। ये तमाम चीज़ें धर्मांतरण पे बड़ी ज़बरदस्त से चल रही है। किस प्रकार से जिहाद का कार्यक्रम किया जा रहा है, कहीं मजार जिहाद कर रहा है, कहीं लब जिहाद किया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है। पर लेकिन भारत सरकार को ये चाहिए, सजग होना चाहिए, बहुत मजबूती से देश के एकता और अखंडता के खिलाफ, यहाँ पर जड़ों में, भारतीय संस्कृति की जड़ों में मट्ठा डालने वालों पर कड़ाई से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी। और ये जो लम्हों ने खता की थी, लम्हों की खता थी, सदियों ने सजा पाई। आज पूरे भारत में लाखों बच्चे
उदयनिधि मारन की तरह भारतीय संस्कृति के खिलाफ और भारत के नाम के खिलाफ जहर उगल लें। इसका मूल कारण जब शिक्षा ही उनको उस ढंग की दी जाएगी कि आर्य विदेश से आए, ये लुटेरे थे, ये थे, असामाजिक थे, ये जब हमारा स्वाभिमान नहीं जगेगा राष्ट्र के प्रति एक सही नीति नहीं, जब शिक्षा नीति इस ढंग की बनाई नहीं जाएगी, तो हमारा ये मानना है कि इस देश में मजबूती से ये कार्यक्रम होना चाहिए। किसी भी ढंग से हिंदी दिवस के दिवस पे हमने बहुत लंबा संघर्ष किया, इस मामले में वर्षों तक का संघर्ष किया। हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने पहले भी किया। पुरुषोत्तम दास टंडन से लेकर आज़ादी के आंदोलन में अनेक ऐसे साहित्यकार से लेकर सृजनात्मककार थे, संघर्ष किया, जो उन सबको स्मृति को नमन करता हूँ। आज भी लोग संघर्ष करते हैं। भारतीय भाषा आंदोलन के तमाम साथी जिन्होंने भूख प्यास, सरकार के दमन और आदि को सहते हुए भी संघ लोक सेवा आयोग से लेकर राष्ट्रीय धरना स्थल, जंतर मंतर और वहाँ से पदयात्रा करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाने वाले तमाम साथियों को मैं नमन करता हूँ। और बड़ी आशा लगी है। भारत सरकार, बहुत खुशी हुई हमारे आंदोलन के साथी, वो फ़ोन कर रहे थे हमारे से देश के विभिन्न राज्यों से कि ये आपकी एक संघर्ष साकार हो रहा है। हमने कहा ये हमारा संघर्ष नहीं, लाखों लोगों का, ये भारत का स्वाभिमान जागेगा। तो ऐसा स्वाभिमान अगर देश की सरकारें अपने निहित स्वार्थ के लिए, दलीय स्वार्थ के लिए जब देश के दूरगामी हितों के साथ समझौता करते हैं, ढुलमुल नीतियां अपनाते हैं, तो उसका यही दुष्परिणाम होता है। कोई उदयगिरि मारन जैसे लोग निकलते हैं, कुछ इंडिया को कंधे देने वाले लोग निकलते हैं। जब इतिहास से लोग नौनिहालों को वंचित रखा जाएगा, देश के गौरवशाली परंपरा से वंचित रखा जाएगा, देश की सनातन संस्कृति से वंचित रखा जाएगा, लोग जातीय अस्मिता पे और उस राष्ट्र की अस्मिता के लिए समर्पित होने वाले लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, न कि जात और क्षेत्रवाद के उसमें। राष्ट्र मजबूत रहेगा तो देश मजबूत रहेगा। तो सारा, जैसे आज भारत मजबूत है, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, ऐसे समय में इस प्रकार की तमाम समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और जिस प्रकार से ये राजनीतिक दल कोई कह रहे हैं कि जातीय धार्मिक उन्माद फैलाकर इस देश के लोगों को विभाजन कर रहे हैं, इस देश को जाति और क्षेत्र के साथ, कोई कह रहा है अल्पसंख्यकों का दमन हो रहा है, कोई कह रहा है इस जाति का हो रहा है, कोई कह रहा है उस जाति का हो रहा है। अरे भारतीय बनाने के लिए संघर्ष करो। कोई कह रहा है जातीय जनगणना करो। अरे जो भी पीड़ित हैं, भारतीय गरीब हैं, उपेक्षित हैं, इस देश में शिक्षा हर इंसान को निःशुल्क मिलने चाहिए, चिकित्सा निःशुल्क मिलनी चाहिए, न्याय निःशुल्क मिलना चाहिए, ताकि भारतीयता मजबूत रहे। बच्चे अपने रहमो करम पे नहीं छोड़े, भारत की संस्कृति और भविष्य को तबाह इस ढंग से नहीं करेंगे। बच्चे जो नौनिहाल होते हैं और राष्ट्र की संपत्ति होते हैं, वो हमारे भविष्य के भाग्य विधाता होते हैं। उनको बाजार के रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता है। देश की शिक्षा, चिकित्सा और न्याय का व्यापारीकरण नहीं किया जा सकता है। ये अनिवार्य रूप से निःशुल्क देनी चाहिए। और इसके लिए भारत को अपने नाम देने के लिए, गौरवशाली काम करने के लिए नरेंद्र मोदी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ भारतीय भाषाओं को, हमारा ये मानना है तमिलनाडु में तमिल भाषा में कार्य हो, उड़िया में, उड़ीसा में उड़िया भाषा में, बंगाल में बंगाली में हो, परंतु देश का राजकाज भारतीय भाषाएं जितनी हैं उनमें काम हो। अंग्रेजी की बैसाखियों की कोई ज़रूरत नहीं है हमें।
ये कौन लोग हैं जो विदेशियों के इशारे पर राष्ट्र को कमज़ोर करने के लिए भारतीय भाषाओं को जमींदोज करने का काम करते हैं? इनकी राजनीति पर चुनाव आयोग द्वारा प्रतिबंध लगाना चाहिए। राष्ट्र के हितों के लिए इस प्रकार के असामाजिक तत्वों पर हर प्रकार से अंकुश लगना चाहिए। इसी आशा और सवाल के साथ कि आने वाले समय में वो तमाम लम्हों की हुई खता को दूर करेंगे, जिसके कारण सदियों ने सजा पाई। जिस प्रकार से राम जन्मभूमि से का जो प्रकरण था उसका समाधान करने का सरकार ने सराहनीय काम किया। धारा 370 को का जो भारत विरोधी अंश थे उनको दंश को कम करने का काम किया, वो सराहनीय काम किया। 3 तलाक से महिलाओं का उत्पीड़न जो हो रहा था उस प्रथा को कम अंकुश में लगाने का काम किया, ये सराहनीय काम किया। ऐसे ही अगर सराहनीय काम रोजगार के मामले में, भ्रष्टाचार को अंकुश लगाने के मामले में सरकारें मजबूती से करें। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जो कड़ाई से काम होना चाहिए थे उसमें कमजोरी नज़र आ रही है। हमारा ये मानना है पाकिस्तान जैसे आतंकी देश 1947 के बाद जिसने संसद से लेकर, बम्बई से लेकर, पठानकोट से लेकर, उड़ी से लेकर पुलवामा तक के सैकड़ों ऐसे दंश भारत की छाती को लहूलुहान किया है, उस आतंकी पाकिस्तान को से क्रिकेट खेलना राष्ट्र के हितों पर कुठाराघात है। ऐसी मानसिकता को यहाँ पर बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। सरकार न जाने किसके दबाव में आकर इस प्रकार के कार्य कर रही है। हमारा ये मानना है चीन को बहुत मजबूती से कमज़ोर करना है, उसके लिए कुटीर उद्योगों को मजबूत करना है। जिस प्रकार चीन ने पूरे भारत नहीं विश्व के कुटीर उद्योगों की कमर तोड़ दी और सबको अपने बैसाखियों के सहारे आज असेंबलिंग हो रहा है अधिकांश देशों में, तो इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वावलंबी भारत और निर्माण अपने कल कारखानों और कुटीर उद्योगों को पुनः जीवित करना होगा। और उनके क्षणिक लाभ के लिए जो भ्रष्टाचारी पूरे शासन तंत्र में ये दलाल घुसे हुए हैं उन पर मजबूती से अंकुश लगाना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले समय में भारतीय भाषाओं के लिए हिंदी दिवस के बजाय पूरे भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी मुक्त दिवस मनाना चाहिए था। हिंदी दिवस मनाकर भारतीय भाषाओं के बीच में आपस में द्वंद्व नहीं करना चाहिए था। हिंदी तो वैसे ही पूरे विश्व की बहुत बड़ी भाषा है, जिसमें पूरे संसार के अधिकांश विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। और इसके लिए सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिस प्रकार का साहस प्रधानमंत्री मोदी ने ये संयुक्त राष्ट्र से संबोधन से लेकर, अमेरिका के आधिकारिक यात्रा से लेकर अभी G20 के शिखर सम्मेलन में जिस प्रकार से भारतीय भाषाओं में संबोधन किया और उसका आगे बढ़ाने का काम किया, उससे भारतीय भाषाएं मजबूत होगी। और सरकार को भी जो अंग्रेजी की अनिवार्यता है सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तमाम जगह है, उसको उस दंश को मिटाने का काम करना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।